मैं हूं आयशा एहतशाम। 22 साल तक जदोजहद करने के बाद बनने वाली हुकूमत 22 महीने गुजरने के बाद ही लड़खड़ा गई है। आज खुद वज़ीर आज़म ने माइनस फॉर्मूले की बात कर दी, जिसके बाद हुकूमत की अंदरूनी सूरत हाल में गड़बड़ की खबरें भी दुरुस्त साबित होती हुई दिखाई देने लगी हैं। और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म ऐवान का एतमाद खो चुके हैं? वो हुकूमत जो एक रोज पहले 160 वोट लेकर बजट मंजूर करवा लेती है, इस हुकूमत के कप्तान को आज ये बात कहनी पड़ गई कि कुर्सी तो आनी जानी चीज है, आप आज हैं कल नहीं हैं। आखिर क्या वजह है कि आज इमरान खान को ये कहना पड़ा? ये लोग यही चाह रहे हैं कि किसी तरह से इमरान पर दबाव डलवा के -1 कराएंगे तो ये बच जाएंगे। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन लीडरशिप को मुखातिब करते हुए कहा कि इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई उनको नहीं छोड़ेगा। इत्तेहादी वज़ीर आज़म से नाराज हैं, उनकी अपनी पार्टी के अरकान भी नाखुश हैं और अवाम से किए गए वादे भी अब तक पूरे नहीं हो पाए। क्या वो कप्तान जो कभी हार नहीं मानता अब ऐवान में -1 होने देगा? क्या -1 के बाद पीटीआई की हुकूमत बच पाएगी? आज वज़ीर आज़म की तकरीर से कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ ही रोज कबल वफाकी वजीर जो फवाद चौधरी हैं, उन्होंने भी बड़े इंकशाफात किए थे और अब हालात की खराबी में दुरुस्तगी दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। जब हुकूमत वादे पूरे नहीं कर पाएगी, वज़ीर आज़म ने जो तब्दीली के ख्वाब अवाम को दिखाए वो पूरे नहीं कर पाएंगे, तो क्या मुद्दत पूरी करने से तब्दीली आएगी? ये वो वाला सवाल है जो मुन्ने सलाही साहब ने भी उठाया। या फिर अगर कहें कि अब ऐवान में किसी बड़ी तब्दीली का वक्त आ चुका है। जिस वक्त वज़ीर आज़म ऐवान में खिताब कर रहे थे तो अपोजिशन बेंचेस हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर खाली थे। ऐवान में वज़ीर आज़म के खिताब से पहले होने वाली हंगामा आराई के बाइस अपोजिशन ने वज़ीर आज़म का खिताब का मुकम्मल बॉयकॉट किया, जबकि अपोजिशन ऐवान से बाहर सड़क पर जो है वो सरापा एहतजाज नजर आई। अपोजिशन हुकूमत के लिए खतरा हो या ना हो, लेकिन इस वक्त अगर सबसे बड़ी कोई मुश्किल हुकूमत को दरपेश है तो वो है जी इत्तेहादियों की नाराजगी। और जैसा कि आपको पता है कि मिंगल ग्रुप तो पहले ही एक तरह से अलग हो चुका और बजट में उन्होंने मुखालफत में वोट दिया था। फिर काफ लीग के हवाले से खबरें आने लगी जी कि जो इशाइया वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया उसमें उनकी शिरकत नहीं हुई और उन्होंने अलग से जो है वो अपने यहाँ एक इशाइये का एहतमाम किया है। आज काफ लीग की जानिब से भी एक अल्टीमेटम टाइप एक चीज़ जो है वो दे दी गई है। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि इम्कान है कि काफ लीग भी जो है वो हुकूमत छोड़ दे। और ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि वफाकी काबीना के रुकन और वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा साहब ने ये इशारों किनायों में ये बात की है। तारिक बशीर चीमा साहब की जानिब से आइन उसी वक्त मिनिस्टर इनक्लेव में इशाया दिया गया था, आपको अगर याद हो, जब वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी और अपनी जमात के लिए इशाया दिया था, जिसके बाद काफ लीग के अक्सर अरकान वज़ीर आज़म के इशाये में शामिल ही नहीं हुए थे। जबकि मोहन सलाई की तरफ से भी कई बार हुकूमत से नाराजी का जो वो इजहार है वो किया जा चुका है। क्या अब हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग भी हुकूमती इत्तेहाद को खैरबाद कहने की तैयारी कर चुकी है? और अगर इस तरह की कोई बात है तो यकीनन हुकूमत के लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसी बारे में हम बात करेंगे। रहनुमा काफ लीग और वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। चीमा साहब, हो क्या रहा है? इशारे तो कोई अच्छे नहीं मिल रहे, स्टेटमेंट्स जिस तरह की आ रही हैं, इशाइये में आप शिरकत नहीं करते जब इत्तेहादियों के लिए इशाइया देते हैं। खान साहब, क्या हो रहा है? जहाँ तक बात है इशाइये में शिरकत ना करने की, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो पार्टी का फैसला था। और हम चूंकि गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, हमने गवर्नमेंट को वोट डाला। शायद इसमें ऐसी कोई नथिंग सीरियस है। बाकी पार्टी में उसमें इशाइये में हम नहीं गए, मीटिंग पर हम नहीं गए, वो पार्टी का फैसला था। तो यही तो पॉइंट है ना चीमा साहब कि इशाइये में आप लोग नहीं गए, पार्टी ने किसी वजह से फैसला किया होगा ना? यकीनन कोई ना कोई वजह होगी। तो वजह देखे ना, हम जब से गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, हम इत्तेहाद में है, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब बात है हम टॉक शो में वो बात को डिस्कस करें। तो वो जब हमने कोई इस तरह की नौबत अल्लाह करके ना आए, लेकिन जब इस तरह की नौबत आएगी तो फिर जरूर आपको इत्तेफाक में लेंगे भाई हमने ये फैसला क्यों किया था। लेकिन अभी तक क्योंकि हम हुकूमत के साथ हैं और हमारी कोशिश है हुकूमत के साथ रहते हुए ये मामला जो है इनका कोई हल तलाश किया जाए।
मुनासिब हल तलाश किया बिल्कुल जाए। हम भी यही चाहते हैं चीमा साहब कि नौबत ना ही आए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नौबत ना आए तो अल्लाह करे नौबत ना आए, उससे पहले ही हम चाहते हैं कि आप लोग उन मसाइल को डिस्कस करें जो मसाइल हैं और वो हल हो जाए। बड़ी मुनासिब बात आपने की कि अभी ये बात करना नहीं बनता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन मसलों को जरूर बताना चाहिए जो मसले हुकूमत के और आपकी पार्टी के माबैन हैं, ताकि उनको कोई हल निकल सके। नहीं, हमारा कोई ऐसा मसला कुछ नहीं है। अच्छा, एक दो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो 2000 में प्राइम मिनिस्टर उनके इल्म में है, उनके नोटिस में है, और मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म साहब इस पर कोई ना कोई फैसला करेंगे जो भी उन्होंने मुनासिब समझा, तो अल्लाह खैर करेगा। मैंने कहा कि सर पक्की बात है कि पॉलिटिकल इशू हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज भी हैं क्या? क्योंकि लगता है ऐसे मोहन सलाही साहब भी जो हैं वो ये ट्वीट कर चुके हैं और बता चुके हैं कि शायद खान साहब को उनकी शक्ल ही पसंद नहीं है। ये तो मोहन सलाही साहब बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने ये ट्वीट क्यों की, लेकिन देखिए बात फिर यही है, इसमें मोहन सलाही साहब का कोई इशू नहीं है, इसमें हमारा MNA पार्लियामेंटेरियन कोई इशू नहीं है, और ये इशू पॉलिटिकल थॉट के इश्यूज हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में है और उसमें कोई मुतालबात वाली कोई बात नहीं है। जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया था, अभी जो लेटेस्ट हुआ था उससे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन ये फंड्स का असूल, ये बाकी कामों का असूल, ये पॉलिटिकल पार्टीज में इतने अहम नहीं होते जितने सियासी फैसले और सियासत से मुतल्लिका फैसले होते हैं। अच्छा, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में है, वो देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर क्या फैसला करते हैं, क्या जाविया इख्तियार करते हैं, क्या समत इख्तियार करते हैं, उसके बाद फिर हम इस पोजीशन में होंगे। साहब याद होगा फवाद चौधरी साहब ने ये कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने तो काफी जो है वो पॉइंट आउट की हैं चीजें जिसकी वजह से उनको लगता है कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। वो ये मानते हैं कि पंजाब हुकूमत, KP की हुकूमत, इन सूबों के जो सरबराह हैं सूबाई हुकूमतों की बात करते हुए कि सरबराह जो है वो कमजोर लगाए गए हैं, शायद यही वजह है कि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। कितना इत्तेफाक करते हैं आप उनकी बात से? देखिए जी, वो फवाद चौधरी साहब बेहतर बता सकते हैं कि कौन कौन से कमजोर लोग लगाए गए हैं। ये तो वज़ीर आज़म साहब ने फैसला करना है कि क्या वो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है या नहीं है। अगर तो वो मुतमिन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो मुतमिन नहीं है तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो। वो तो प्योरली मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि ये वज़ीर आज़म साहब का सब्जेक्ट है, उनकी जमात हुकूमत में है, हमारी तो छोटी सी जमात है, हम तो इत्तेहादी हैं इनके, तो ये डिपेंड करता है ना कि जब इनका दिल करे। वैसे अभी तक तो ये मौका नहीं आया। साहब इत्तेहादी मशवरे के लिए साथ होते हैं ना, क्या मशवरा नहीं किया जाता इत्तेहादियों से? तो ये तो मैं फिर गुजारिश करूंगा कि ये वज़ीर आज़म साहब के सोचने का काम। अच्छा, तो इत्तेहादी होने की हैसियत से कोई राय आपकी नहीं होती? अगर मैं जानना चाहूँ कि पंजाब हुकूमत कैसे काम कर रही है, इस पर आप लोगों की क्या राय है, तो क्या कहेंगे आप? जी, इत्तेहादी होने की, देखिए इत्तेहादी होने के नाते से ही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने कोई असूल, कोई जाविये वज़ा किए होंगे ना, कोई टारगेट्स दिए होंगे पंजाब हुकूमत को, जब इस हुकूमत का अमल तश्कील में आया होगा, तो वो बेहतर जज है, वो बेहतर फैसला करेंगे कि भाई मेरी पार्टी के लोगों ने डिलीवर किया है कि नहीं किया। और बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। नहीं किया तो ये उनके लिए एक कंसर्न है। चीमा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप सारी चीजें वज़ीर आज़म साहब के ऊपर डाल के कि वो बेहतर जज हैं, वो खुद ही फैसला करेंगे, आप जो है बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। एक कश्ती के सवार जब आप होते हैं ना, तो जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आती है। अगर डिलीवर नहीं करेगी हुकूमत, आप साथ हैं उनके, जिम्मेदारी आएगी आप पर भी। जब हम एक कश्ती के सवार हैं तो हम जिम्मेवार भी हैं, लेकिन बात यह है कि 2 साल का अरसा हमने कोशिश की है कि सही समझ चले और पंजाब की तरक्की, मुल्क की तरक्की, अवाम और नास की तरक्की, इसके लिए इसके हवाले से बेहतर फैसले किए जाएं, एक विजनरी फैसले किए जाएं। तो वो हमारी तो देखे ना, रोज रूठ जाना, रोज नाराज हो जाना, 2 महीने के बाद नाराज हो जाना, 3 महीने के बाद, ये अच्छी बात नहीं है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम तजर्बाकार लोग हैं, हम ये समझते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है
लेकिन हम तो बार बार वक्त दे रहे हैं कि ये ना हो कि अगर कश्ती डूब रही है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो उसमें क्योंकि हमारी तो मुशावरत शामिल नहीं है आयशा। अच्छा, नहीं तो उनके गलत फैसले हैं, उनके सही फैसले हैं, इसका नफा नुकसान उन्होंने उठाना है। तो मेरा चीमा तो साहब, कोई मैं इरादा क्या नहीं है। समझूं? आपने कहा बार बार रूठना मनाना है अच्छी बात नहीं, तो क्या समझूं? जब आप लोग नाराज होंगे तो एक ही बार होंगे, सोच समझ कर होंगे। देखिए, कोशिश तो हमारी ये है कि ये वक्त ना आए। अच्छा, कोशिश तो हमारी ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हमारे बैठे, बाकी पार्टियों के साथ बैठे, और उनके साथ बैठने के बाद वो एक फैसला करें कि क्या मतलब अगर तो हमारी डिमांड्स जो हैं वो नामुनासिब है, अगर हमारा मशवरा नामुनासिब है तो उन्हें बताना चाहिए हमें, नहीं आप ये नामुनासिब बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। और अगर हम उनके फायदे की, हुकूमती इत्तेहाद के फायदे की और पाकिस्तान के अवाम के फायदे की बात करते हैं, उसको तो चीमा वजन देना साहब, चाहिए। ये सिलसिला अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो कितना टाइम देंगे ऐसी सूरत हाल में? फिर मैं आपको याद दिला दूं कि जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आएगी, हुकूमत के साथ हैं आप, हुकूमत में हैं आप। जी, हमारी बात देखे ना, ये तो वन वे ट्रैफिक है अभी तक। अच्छा। तो दिस इज वन वे ट्रैफिक। हमारी बात तो सुनी तब जाए ना अगर हमसे बात की जाए, कभी सुनी या ना सुनी जाएगी ना। अगर मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा तो आपने यही कहना ना जी कि मुझसे बात की जाएगी तो बता सकती हूँ ना कि बात सुनी गई है, कभी सुनी गई। और जब बात की नहीं जानी तो मैं इस पे क्या कमेंट करूँ? तो हमारी तो ये कोशिश है कि बात की जाए। अच्छा, हमारी ये कोशिश है जो बड़े फैसले हो, मरकज में तो 4-5 सियासी जमातें इनकी इत्तेहादी है, पंजाब में हम इनके वाहिद इत्तेहादी है। तो हमारी ये कोशिश है, हमारी ये ख्वाहिश है कि ये मामला जो है खुश असलूबी से चले, एक बेहतर तरीके से चले। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बेहतरी की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो मायूसी की तरफ अगर जा रहे हैं तो उनको हम मुकम्मल तौर पर मायूस ना करें। सही। लेकिन चीमा साहब, लग तो ऐसा रहा है आपकी बातों से, जैसे आप ये कह रहे हैं कि मुशावरत की जाएगी तो कोई बात होगी, कोई मशवरा दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है कितने अहम इत्तेहादी हैं आप लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं खान साहब, और फिर उसके ऊपर से वो इतने कॉन्फिडेंट हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका जवाब तो जी वो कह सकते हैं जी, ये मतलब मैं नहीं समझता कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये मतलब तो ये तो वो बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किसको ये पैगाम दिया है। अपनी पार्टी के लोगों को दिया है, कुछ और लोगों को दिया है, किन को दिया है, ये तो वो बेहतर वो पैगाम बता सकते हैं ना कि ये पैगाम किसके लिए था। कम अज कम हमारे लिए नहीं था, इसलिए हमारे लिए नहीं था। ना तो हम ख्वाहिशमंद है किसी चीज के, ना हम कोई ऑप्शन तलाश कर रहे हैं, ना अगर ये इस तरह की सूरत बनती है तो हमें भी पता है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट का हिस्सा है, ये न्यूमेरिकल गेम होती है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, तो वी डोंट स्टैंड एनीवेयर इन दिस, सो इसलिए हमारा इशू नहीं। सही, ये वो बेहतर बता सकते हैं कि अच्छा, वैसे चीमा साहब, ऐसे ही अगर मैं आपसे आपका तज्जिया चाहूं तो क्या होने क्या वाला है? -1 की बात हो रही है, खान साहब ने आज भी ईवान में ये बात की है कि -1 की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, ऑपोजिशन कह रही है खान साहब को जाना चाहिए, हुकूमत कह रही है कि इस्तीफा नहीं देंगे, तो क्या कुछ होने वाला है? कुछ नजर आ रहा है आपको होता इस तरह की कोई गड़बड़ जिसकी तरफ निशानदेही की जा रही है? मुझे नहीं पता, यकीन जानिए हमारा इत्तेहाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ नहीं है। हमने इत्तेहाद किया था इमरान खान के साथ। हमने 2018 की हुकूमत की जब तश्कील हो रही थी तो हमने इत्तेहाद इमरान खान साहब के साथ किया था। हमारी इमरान खान साहब से, वजीर आज़म पाकिस्तान से ये मोतबाना गुजारिश है कि ये इस इत्तेहाद को कायम दायम रखना उनकी जिम्मेवारी है। अच्छा। उन पर बोझ है ये इत्तेहाद। क्यों कि हम एक छोटी जमात है, हमें इस हद तक मायूस ना करें कि वो मायूसी जो है वो गलबा पा जाए बाकी चीजें। बहुत शुक्रिया तारिक बशीर चीमा साहब। आखिरी मैसेज जो इम्पोर्टेंट था वो तारिक बशीर चीमा का वो ये कि हम एक छोटी जमात हैं,
ہمیں اتنا مایوس نہ کریں کہ مایوسی غلبہ پا جائے. تو میرے خیال میں یہی ایک میسج ہے جو طارق بشیر چیمہ نے ہمارے پلیٹ فارم سے خان صاحب کے لیے دیا ہے, اور بڑے اشاروں میں انہوں نے جو ہے وہ باتیں کی ہیں, اور ایک گلہ بھی وہ کر کے گئے ہیں کہ ہمیں بلایا ہی نہیں جاتا, بات ہی نہیں کی جاتی. بلایا جائے تو کوئی مشاورت ہو یا کوئی بات ہو تو چیزیں تو بہت آبویس جو ہیں وہ کاف لیگ اور حکومت کے مابین جو ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں چل رہی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آج, میں ان کو بھی آج خراج تحسین پیش. پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کا پلان بھارت نے بنایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی قومی اسمبلی میں بھارت کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور کہا کہ بھارت ہر صورت پاکستان کے امن اور استحکام کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. اگر بھارت ہمارے بزنس ہیڈ کوارٹر پر حملہ کروا چکا ہے, اگرچہ اللہ کے کرم سے اور ہمارے بہادر سیکیورٹی اہلکاروں کے منصوبے کی وجہ سے ان کے منصوبے جو ہیں وہ خاک میں ملا دیے گئے, تو اب بھارت کو جو ہے وہ سبق سکھانے کے لیے پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر دفاع اور ماہر دفاعی امور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ لیفٹیننٹ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائے گا نعیم خالد لودھی صاحب کہ یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے اس وقت, اگر ہم دیکھیں تو خان صاحب کی طرف سے جو کہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے, یعنی ایک طرح سے یہ سٹیٹمنٹ آفیشل ہو جاتی ہے کہ بھارت جو ہے اس نے یہ حملہ کروایا ہے. ہماری دفاعی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ جی ہاں, پہلے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب فلور آف دی پارلیمنٹ پہ پرائم منسٹر بات کرے تو وہ سکہ بند بات ہوتی ہے, اس کا تمام معلومات کو ثابت ہوتی ہے. لیکن ہمیں جواب دینا ہے بھرپور اور ہر شعبے میں جواب دینا ہے. سب سے پہلے تو ڈپلومیٹک لیول پر ہمیں, کیونکہ بی ایل اے امریکہ نے بھی اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا ہوا ہے اور بی ایل اے نے مانا بھی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے, اور ہمارے پاس اب ثبوت بھی آ جائیں گے, موجود بھی ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے, ساری چیزیں جو ہیں. تو ایک تو یہ تمام چیزیں لے کر ہمیں یو این او میں جانا چاہیے, اور میں تو سمجھتا ہوں اس وقت بڑا اچھا موقع ہے یو این سیکیورٹی کونسل میں قرارداد پیش کرنے کا, کہ ابھی تک بھارت وہاں پر آیا نہیں ہے, جنوری آنورڈ آنا ہے. چین کو پہلے ہی کافی پریشانی ہے ان کی وجہ سے, وہ بھی ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے. وہاں پر مزاحمت کار ہیں جو مزاحمت کر رہے ہیں, وہاں کے ہیروز ہیں مقبوضہ کشمیر کے. وہ تو ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس وقت جو ہندوستان ہے وہ ایک کٹہرے میں کھڑا ہے اور ہمیں اس کو لے کر جانا چاہیے. تو ہو گیا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈپلومیسی کرنا ہے. پولیٹیکل ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی وہ ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو بڑے آرام سے ہم جا سکتے ہیں یو این او کے پاس کہ جی آپ جو ہے نا پاپولیشن سینسس کروائیں آزاد کشمیر میں بھی, مقبوضہ کشمیر میں بھی, تاکہ نہ ہم ڈیموگرافک چینجز لا سکیں نہ وہ ڈیموگرافک چینجز لا سکیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہندوستان کو بتائیں کہ اگر آپ اگلا حملہ ہوا تو ہم کلبھوشن کو لٹکا دیں گے. ہمارے مطلب کچھ تو آپ کو کہنا پڑے گا نا, کچھ بتانا پڑے گا, کہ سدے باب کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں بہن, نہیں خالد لودھی صاحب, میں جاننا آپ سے یہ چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے تجویز دی کہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے نا, ہم ان کو وارن کریں کہ اگر اس طرح سے پھر ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ کلبھوشن کو لٹکا دیں گے. کلبھوشن کا جو معاملہ ہے وہ آئی سی جے میں چل رہا ہے, بھارت فوراً جو ہے کلبھوشن کے معاملے پر وہاں پہنچ جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آئی سی جے بھی وہ فورم ہو سکتا ہے جس کو ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے؟ اگر obviously اگر آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس تو یقیناً ہمارے پاس سارے ثبوت بھی موجود ہیں کہ یہ بھارت کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے, تو ہمیں بھی اس پلیٹ فارم کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور وہاں پر جا کر آواز اٹھانی چاہیے. بالکل جی, لا فیئر میں جتنے ہمارے پاس آپشنز ہیں وہ کرنے چاہیے. یہ والا آپشن ہے جو آپ بات کر رہی ہیں, جو دیکھیے جب انہوں نے 370 کو ایبروگیٹ کیا ہے تو وہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے وہ آکوپائڈ ٹیریٹری ہو گیا, اور وہاں پر جو فوج ہے وہ آکوپیشن فورس ہے, اور وہ وہاں پر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اس کا فولڈر بھی ہمیں لے کے جانا چاہیے. لیکن جو بڑی تجویز میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, جیسے کو تیسا, کہ جو کچھ بھارت ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمارے پاس اب پورا اخلاقی جواز ہے وہی کچھ اور اس سے زیادہ کرنے کا بھارت کے ساتھ. یہ میں کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سامعین ناظرین بھی سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی پتہ چل رہا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں. جب تک آپ ان کے ساتھ وہ نہیں کریں گے جو ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ باز نہیں آئیں گے. یہ ڈنڈوں کے پیر ہیں اور ان کا کوئی علاج نہیں ہے.
तो फिर यानी आपको लगता है कि इस वक्त कोई हमारी स्ट्रैटेजी में कोई तब्दीली करनी पड़ेगी? अब तक जो हम कर रहे हैं बस सिर्फ उनका इंतजार करते हैं और ये कहते हैं कि वो कुछ करने वाले हैं, वो कुछ करने वाले हैं। आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी में तब्दीली लानी पड़ेगी? ये मेरा ख्याल है कि वो जरूर सोच रही होगी, हमारी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप भी और मिलिट्री लीडरशिप भी। उनके पास क्योंकि मेरे मुकाबले में, हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा मालूमात हैं और उनको अपने मामलात भी हमसे ज्यादा मालूम है। मुझे यकीन है वो भी जो कुछ भी कर रहे होंगे, आखिर मैं भी तो वहीं का ट्रेंड बंदा हूँ जो निकल के ये बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ये सोच और ये ट्रेनिंग तो वहाँ मौजूद है। और देखते हैं कि वो किस तरीके से इसके हल निकलते हैं, क्योंकि जब तक आप एक के मुकाबले में 3 काम नहीं करेंगे उसी किस्म के, तो ये चीज बंद होने की नहीं है। मैं एक डेफिनेशन दिया करता हूँ, जब आप कहते हैं ना कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो मुंह तोड़ जवाब की एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन ये है कि जब किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए तो वो शख्स दोबारा वो काम ना करे जिसका आपने मुंह तोड़ जवाब दिया था। सही सही, बहुत शुक्रिया। नईम खालिद लोधी साहब जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और उनका ये मानना है कि मुंह तोड़ जवाब की खास डेफिनेशन होती है और शायद उसी डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो हमें जवाब देना चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा कि मोहित यूसुफ साहब ने भी कुछ ट्वीट्स किए थे। उन्होंने कहा बावजूद इसके कि हम वार्निंग्स देते रहे ये जो कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये हमला था ये भी हो गया, और उसके बाद वो 25% डोमिसाइल वाला एक मामला था कि भारतीय शहरी को डोमिसाइल कश्मीर के जारी कर दिए गए, अब वो भी एक मामला जो है वो हो गया। तो क्या हिकमत अमली हमारी यही रहेगी और क्या मुनासिब हिकमत अमली है कि हम जो है वो वार्निंग्स जारी करते रहेंगे और दूसरी तरफ से जो है वो कार्रवाइयां होती रहेंगी? बहरहाल नईम खालिद लोधी साहब का ये मानना था कि शायद ये हिकमत अमली जो है उसको तब्दील करने की जरूरत है और मुंह तोड़ जवाब की खास डेफिनेशन है जिसके मुताबिक जो है वो ये होनी चाहिए। बहरहाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म साहब का आज ईवान में, जो कि उन्होंने कहा कि भारत जो है वो इस हमले में मुलव्वस है। वज़ीर आज़म साहब ने आज अपनी तकरीर में एक बार फिर से मदीना की जो रियासत है उसका भी तस्करा किया और अखलाकियात की बात भी की। बेशक हमें खातिमुल नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक का दर्स दिया है और हर मुसलमान के लिए आपका अखलाक हसना एक अजीम दर्स है। वज़ीर आज़म साहब ने पहले तो इखलाक का दर्स दिया, लेकिन आज अपनी ही तकरीर में उन्होंने अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो का मजाक उड़ाकर उनकी नकाली करने के अमल से इस बात की खुद ही नफी कर दी। वज़ीर आज़म ने अखलाकियात के हवाले से तलकीन क्या की थी, पहले ये देखते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जुल्म किया है ये 30 साल की पॉलिटिक्स में, इन्होंने हमारी मोरालिटी खत्म कर दी, इन्होंने हमारी अखलाकियात खत्म कर दी। और फिर हुआ ये कि इसी तकरीर में वज़ीर आज़म साहब ने खुद अपनी इसी तलकीन पर कितना अमल किया वो भी दिखाते हैं आपको। स्ट्रगल के बगैर आज तक किसी ने दुनिया में कोई काम नहीं किया। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। काश हम जो तलकीन सबको करते हैं उस पर सबसे पहले खुद भी अमल करें तो हमारा मुआशरा कई समाजी बुराइयों से पाक हो सकता है। यही नहीं, आज वज़ीर आज़म साहब ने नून लीग को बेईमान तक कह दिया। पहले दिन से जी फेल हो गई, वो कभी वो कंटेनर पे सारे चढ़ जाते हैं, कभी कुछ है। इनके अंदर कॉमन क्या है? कोई अपने आप को लिबरल कहता है, कोई कहता है दीनी है, कोई कुछ है। खैर नून लीग का तो कुछ भी हो सकता है, कभी जहादी भी बन जाएंगे, कभी जहादियों से भी पैसे ले लेंगे और कभी इंग्लैंड अमेरिका में लिबरल भी बन जाएंगे। इनका कोई दीन ईमान तो है ही नहीं। और इस पर हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि काश हम दूसरों के ईमान पर बदगुमानी की बजाय अपने ईमान की हिफाजत करें तो कई मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात होगी, बिल्कुल हम बात करेंगे। एक वायरल स्टफ है, एक वायरल स्टोरी है सोशल मीडिया के ऊपर आजकल, जिसमें एक बड़े ही प्रेस्टिजियस इदारा है, तालीमी इदारा है, वहाँ पर हिरासमेंट के केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत सारे वालिदैन जिनके बच्चे वहाँ पर पढ़े हैं और ना सिर्फ उनके बच्चे जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, दीगर स्कूलों के में भी जिन वालिदैन के बच्चे जा रहे हैं वो भी एक खौफ और तजब्जुब का शिकार है। इसके ऊपर बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा कि हमें एक वायरल स्टोरी के ऊपर बात करनी है और स्टोरी कुछ इस तरह से है कि लाहौर का एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस इदारा है जी, तालीमी इदारा, और उसमें हिरासगी के जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। और ये एक ऐसा प्राइवेट स्कूल है, एक ऐसा इदारा है जहाँ पर लाखों के हिसाब से जो है वो वालिदैन फीस भरते हैं, वहाँ पर अपने बच्चों को भेजते हैं, तालीम का मयार वहाँ का अच्छा माना जाता है, लेकिन उसके कुछ टीचर्स जो हैं उनके हवाले से ये खबरें
सामने आई हैं कि टीचर्स जो हैं वहाँ पर तालिबात को हरासमेंट का निशाना बना रहे हैं और ये बड़ी ही खौफनाक किस्म की बात है। वालिदैन जो कि एक बड़ा ट्रस्ट करके अपने बच्चों को इस तरह के प्रेस्टिजियस इदारों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, मेहनत करते हैं ताकि वहाँ की फीस जो है वो अफोर्ड की जा सके और फिर ज़हनी तौर पर पुरसकून हो जाते हैं। वहाँ से इस तरह की चीज़ों का रिपोर्ट होना और सामने आना इंतहाई फिक्रमंद किस्म की बात है और इसके ऊपर यकीनन फिक्र करने की ज़रूरत भी और लम्हा फिक्रिया भी है हम तमाम लोगों के लिए। वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासियत कशमाला तारिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं इस हवाले से बात करूंगी क्योंकि ऑब्वियसली ये उनकी डोमेन है कि वर्क प्लेस पे जहाँ पर काम किया जाता है या फिर इस तरह के इदारों में अगर इस तरह की कोई हिरासा करने का जो वाक़ा अगर कोई होता है तो ये उनकी डोमेन बनती है। बहुत शुक्रिया कशमाला तारिक साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। कशमाला साहिबा, एक बड़ी ही ये अफसोसनाक बात कहें तो गलत नहीं होगा कि मुल्क का इतना प्रेस्टिजियस किस्म का इदारा है, वालिदैन जो हैं वो इतनी फीसें भरते हैं और फिर ज़हनी तौर पर पुरसकून हो जाता है कि उनका बच्चा जो है वो अच्छी एजुकेशन, अच्छे मॉडल्स वहाँ पर सीख रहा है, लेकिन वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो हैं वो तो हर वक्त एक ज़हनी अजियत में रहेंगे। क्या हल है इसका, क्यों हो रहा है ये? देखिए जी, हल सिंपल है कि कानून साजी हुई है, इदारे मौजूद हैं, हमें इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करनी है। ये पहला केस नहीं है, हमने ऐसे पहले बहुत सारे कॉलेजेस के और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के केसेस हैंडल किए हैं, जिसमें बैरिया यूनिवर्सिटी का एक केस था, कराची यूनिवर्सिटी का केस था, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का केस था, एक पेशावर का इस तरह का केस था। तो हमने इस तरह के केसेस हैंडल किए हैं, लेकिन हमारे पास सुओ मोटो पावर नहीं है कि हम आज खुद नोटिस नहीं ले सकते जब तक कोई हमारे पास कंप्लेन ना करे। बट कानून के मुताबिक हमने ऑनलाइन कंप्लेंट भी दी हुई है। चारों सूबों में सूबाई मोतसिब जो हैं बराए हरासियत जो हैं वो मौजूद हैं और जो है फेडरल में हमारे पास पावर है और उसकी जो हमारी ज्यूरिसडिक्शन बनती है, अगर कोई कराची में है, पेशावर में है, लाहौर में है या उन सूबों में KPK पंजाब कोई इस तरह है, खैबर पख्तूनख्वा में या इधर सिंध में या बलोचिस्तान में, तो हमारी वहाँ पे चारों जगह हमारे सूबाई मोतसिब मौजूद है। ठीक है। अब अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक से ज्यादा सूबों में अगर मौजूद है तो वो फेडरल के साथ भी रुजू कर सकते हैं। तो अगर ये आप ग्रामर स्कूल्स की बात कर रही हैं तो वहां पे वो बच्चियां खुद या उनके पेरेंट्स हमें फॉस्पा को, फेडरल ओम्बड्समैन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, तो हमने उसकी शॉर्ट एब्रिविएशन फॉस्पा रखी हुई है। फॉस्पा के ऊपर अगर आप एक वर्ड टाइप करें आपको सब कुछ ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हर इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑनलाइन कंप्लेंट है, हमने सेल्फ अगर आप ट्रायल भी अगर आप भी बैठ के करें तो आपको अगले दिन सुबह हमारे दफ्तर से फोन भी आएगा और पूरा तरीकाकार भी समझाया जाएगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये चीज जो है इसको हम जितना बाय वर्ड ऑफ माउथ या हम इसको प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन बनाकर जब तक नहीं चलाएंगे लोगों को इदारों का नहीं पता चलेगा। देखिए, अब राइट फोरम मोतसिब का इदारा है जिसमें आपके पास हमें इसको 6 वीक्स में हमें इसको हैंडल करना है। ठीक है जी, 8 हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको इसके ऊपर पूरा अपना केस बता देंगे। अब पहले तो सबसे पहले ये कि आप अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटरी है कि उनके पास अपनी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटीज हों और उनके ऊपर ये लाजिम है कि 1 महीने में वो जिस बच्ची या जिस बच्चे ने अगर वो कंप्लेंट की है या टीचर ने की है कि उनके साथ भी हरासियत हो सकती है। 2008 से लेकर 2020 तक 12 साल लगे इस चीज को सामने आने में, यानी 12 साल तक बच्चियों के साथ जो है ये वाकयात पेश आते रहे हैं। मुझे ये बताएगा कि जब आप किसी को मसले के हल की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले उसकी वजूहात जानना होती हैं। मुझे ये बताएगा कि आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हैं, क्या हमारे माशरे में इस तरीके से ब्रॉट अप किया जाता है, इस तरह का माहौल है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, खासतौर पर हरासमेंट का इशू जो है उसको टैबू माना जाता है। ये वजूहात हैं कि लड़कियां जो हैं वो ज्यादती को बर्दाश्त करती रहती हैं और उसको बोल नहीं पाती, कह नहीं पाती, घर वाले भी शायद जो हैं वो इतने इंकरेजिंग नहीं होते, खासतौर पर इस तरह के इश्यूज को लेकर के इसको पब्लिकली बताया जाए। देखिए, हमारे पास जब वो बहरिया यूनिवर्सिटी वाला केस आया ना, तो जिसमें वो टीचर हैरेसमेंट करते थे, वो लड़कियां अपना एक वाइवा देने जा रही थी और उनको वो फिजिकली हैरेस कर रहा था बंदा जो टीचर था वहां पे।
تو جب ہمارے پاس پیرنٹس آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم کمپلین کر کے تو سامنے بچیوں کو نہیں لانا چاہتے, کل ان کی شادیاں ہوں گی, لوگ کیا کہیں گے. دیکھیں عائشہ, یہ جو ٹیبوز ہم نے بنائے ہوئے ہیں, جب ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ہم اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے رائٹ کے لیے کل کو لڑنا اور کھڑا ہونا سیکھیں, اور جس میں ان کا کوئی دوش نہیں ہے, ان کو بولنا, ان کو زبان دینی چاہیے, اور پیرنٹس کو بچوں کو اس طرح کا کانفیڈنس دینا چاہیے کہ وہ ہر چیز آ کر شیئر کریں. پھر ہم نے پیرنٹس کو یقین دہانی دلائی اور ہم نے کہا کہ آپ ایک جوائنٹ کمپلینٹ کریں تاکہ کسی ایک بچی کا نام نہ ہے اگر آپ کو یہ خوف و خطر ہے. پھر وہ ہوئی, کیونکہ اگر آپ ایسے بندے کو چھوڑ دیں گے تو وہ سلسلہ جاری رہے گا اور وہ ہیریسر جو ہے لوگوں کو ہیریس کرتا رہے گا. تو اس لیے پھر یہ پیرنٹس کا, آپ نے جیسے کہا, یہ بہت لازم امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ بچوں کی بات کو سنیں اور اس میں کانفیڈنس لیں. اب ایک بچہ بلا وجہ ایک کسی ذہنی زد و کوب میں آ رہا ہے, اس کو ایک تو کوئی ہراس کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آج کل یہ سکولز کالجز میں ایک اور سلسلہ آیا ہوا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ جو ایگریگیٹ بنتا ہے اور وہ جو اس کے نمبر لگنے ہوتے ہیں اس میں اکثر بچیاں ہمیں کمپلین کرتی ہیں کہ جی وہ ہیراس ہوتی ہیں, کیونکہ ٹوٹل ڈسکریشن ٹیچر کے پاس دے دی گئی ہے. یہ یونیورسٹیز میں جو سیمیسٹر سسٹمز آئے ہیں, اچھا اس میں اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے, ویجیلنس زیادہ لانی ہے, بیکاز اٹس ایک بندے کا ورڈ اگینسٹ دا ادر پرسن, کہ جو ایک کہہ رہا ہے بات اس کی سچ ہے یا دوسرے کی, وہاں پہ ہر وقت ریکارڈ کرنے کے آلے موجود نہیں ہیں. اب دوسری چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان سارے سکولز میں ویڈیو کیمراز, جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, ان کو لگانا ضروری ہے کہ آپ ہر نک اینڈ کارنر کو مانیٹر کر سکیں. کوئی نہ کوئی چیز اس میں آ جاتی ہے. ایک ہم نے اسی طرح کا فیصلہ اردو یونیورسٹی کا سنایا تھا, جس میں ہم نے ان کو ڈائریکشنز دی تھی کہ آپ اپنی یونیورسٹی کے اندر ہر جگہ پہ کیمراز لگائیں. قائد اعظم یونیورسٹی کو ہم نے ڈائریکشنز دی, اور اکثر اگر آپ جا کر چیک کریں تو کیمراز کام نہیں کر رہے ہوتے یا ان کی فوٹیج جو ہے وہ ان کے پاس سیو نہیں ہوتی. تو یہ اب ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں چیزوں کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے میں پریویلنٹ ہے, اور جب ایک ادارے میں ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے بارش کا پہلا قطرہ بن کر, یا کوئی مرد بھی ہراس ہو سکتا ہے, لازم نہیں ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ, لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ لڑکیاں ہراس ہوتی ہیں, تو اس میں یہ کہ پورے اس انسٹیٹیوشن میں ایک خوف کی لہر پڑتی ہے کہ ہاں ایسا کریں گے تو اس کی ہمیں سزا مل سکتی ہے. اور ہمارے پاس جو قانون سے سزائیں دی ہیں کہ اس کو ہم پوری عمر کے لیے جاب سے ڈسمس کر سکتے ہیں, ریموو کر سکتے ہیں, ہم ڈیموٹ کر سکتے ہیں, ہم فائن کر سکتے ہیں, ہم دو چیزیں بھی ٹھیک دے سکتے ہیں سزا میں. ہے نا یہ اسکول کا, ایل جی ایس اسکول کا یہ جو اسپیسیفک ایشو ہے, میں اس کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ڈسمس کر سکتے ہیں یا دونوں چیزیں کر سکتے ہیں یا جرمانہ کر سکتے ہیں, جو کچھ بھی اسکول انتظامیہ کا, پہلے طالبات نے کہا کہ ہم مختلف اوقات میں کمپلینٹس کرتے رہے ہیں, لیکن اسکول انتظامیہ کا یہی موقف تھا کہ جو ہے اسکول کا نام خراب ہو جائے گا, کریئر خراب ہو جائے گا ٹیچر کا, اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے. تو یہ مجرمانہ غفلت تو جو ہے وہ اسکول انتظامیہ کے بہاف پر بھی ہوئی ہے. دیکھیں عائشہ, میں آپ سے پھر یہ کہوں کہ آپ کو رپورٹ اپنے کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ سے کرنی ہے نا. اگر کیس ہراسیت کا ہے اور آپ پولیس کے پاس جائیں گے تو وہ بات نہیں ہے. اگر میں ورک پلیس ہراسمنٹ کی میرے پاس جیورسڈکشن ہے اور میرے پاس کوئی ڈومیسٹک وائلنس والا کیس آتا ہے تو میں وہ نہیں سنتی, کیونکہ میرے پاس اس کی لا کی پروویژن نہیں ہے, میرے پاس اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. لیکن ہراسیت کا اگر آپ ادھر لے کر جائیں گے تو آپ کو وہاں جسٹس تو نہیں ملے گا. آپ اس کے کنسرن فورم پہ آؤ گے تو آپ کو جسٹس ملے گا نا, جس کے لیے قانون سازی ہوئی ہوئی ہے. یا آپ پروونشل اومبڈسمین کے پاس جائیں گے یا آپ فیڈرل اومبڈسمین کے پاس جائیں گے, چوائس از یورز کہ کس کی جورسڈکشن میں آتا ہے. آپ ہمیں فون کر کے مشاورت بھی کر سکتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہم نے فسپا کے پاس جانا ہے, ہم نے اومبڈسمین فار ہیرسمنٹ کے پاس جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر آپ اس کے لیے کہیں گے کہ ہم کسی این جی او کے پاس چلے جائیں, لیکن دیکھیں نا اسکول کی بچیوں کے لیے تو آبویسلی متعلقہ فورم یہی تھا کہ وہ انتظامیہ کے پاس جاتے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ہراسمنٹ کے لیے کمیٹی جو بنائی جاتی ہے وہ بنی ہوئی تھی یا نہیں بنی ہوئی تھی. اگر نہیں بنی ہوئی تھی تو آبویسلی یہ بھی قانون کی خلاف ورزی وہ کر رہے تھے. اویئرنیس جو ہے اس کا بڑا مسئلہ ہے کشمالہ صاحبہ, وہ آئے گی کیسے؟ جس طرح کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ واقعی محتسب کیا ہے, اس کے پاس کس طریقے سے جانا ہے, وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کی طرف سے اس طرح کی ورک شاپس جو ہیں وہ کرانی چاہیے
चाहिए थी, मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जाकर बच्चों को ये बताना चाहिए था कि वफाकी मुहतसिब इस तरीके से काम करता है और अगर आपके साथ ये मसला है तो इस तरीके से आप लोग राब्ता कर सकते हैं और आपकी इस तरह से मदद की जा सकती है। मेरे ख्याल में द बेस्ट मीडियम इज मीडिया फॉर अवेयरनेस, कि अब जैसे सोशल मीडिया है और जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप लोग हैं, गाहे बगाहे आप लोगों को अपने इस तरह के प्रोग्राम्स में सेगमेंट्स करते रहने चाहिए, क्योंकि ये इश्यूज जब तक हाईलाइट नहीं होंगे, क्योंकि मीडिया हर किसी के घर में है। अब हर स्कूल, आप कितने स्कूल्स कवर कर सकते हैं, कोई किसी गांव में है, कोई कहाँ है, मीडिया तो हर जगह पहुंचता है, उसकी रसाई है, हर घर में रसाई है। तो इन टॉपिक्स पे, इन इश्यूज पे आप लोगों को गाहे बगाहे बात करनी चाहिए, ताकि एक कैंपेन की तरह इसको लेके चले, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉपर कैंपेन चलाएं। आप देखिए ज़ैनब केस हम तब हाईलाइट करते हैं जब कोई नुकसान हो जाता है, किसी एक बच्ची का नया केस आता है। हरासमेंट का केस जब कोई किसी सेलिब्रिटी पे आता है हम तब हाईलाइट करते हैं। तो अगर हम लोगों को ये एक जो पैमरा को चाहिए कि ये पब्लिक सर्विस मैसेज चलाएं, ताकि लोगों को पता चले कि इदारे मौजूद है और इन तक रसाई कैसे हासिल करनी है। इस चीज के अंदर हमें मिलके काम करना होगा, स्पेशली मीडिया के लोगों को। हम ठीक है, बहुत शुक्रिया कशमाला। तारिक साहिबा वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासियत हमारे साथ मौजूद थी। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म का वाक़ा जो इस वक्त हम देख रहे हैं और यकीनी तौर पर इसको जो है वो इसके अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है। बारहा ये कंप्लेंट्स भी जो है वो हमें मिल रही हैं कि कोई FIR जो है वो स्कूल इंतजामिया के ऊपर दर्ज नहीं हो सकी, और उस तरीके से जिस तरीके से उन टीचर्स के साथ उनको सजा मिलनी चाहिए थी वो भी अभी तक नहीं हो पाया। इस तरह की कुछ इस हवाले से रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि पहले तो उनकी टर्मिनेशन के लेटर्स जो हैं वो इंटरनेट या सोशल मीडिया के ऊपर देखने में आए, लेकिन उसके बाद वो लेटर्स भी जो हैं वो हटा दिए गए हैं। स्कूल इंतजामिया किस तरीके से इसको डील कर रही है, और अब अगर उनके पास ये जवाब है कि वो स्कूल की साख बचाने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल में बेहतर तरीका या मशवरा उनको यही हो सकता है कि बेहतर तरीका ये है कि आप जो है फिल फौर उन असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको अपने स्कूल से निकालें। उनका करियर खराब होता है तो वो किसी भी बच्ची की इज्जत से बढ़कर किसी का करियर जो है वो नहीं हो सकता। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।